झारखंड में लगातार महिलाओं के साथ अन्याय, अत्याचार और दहेज के लिए जलाए जा रहे हैं। इतने कड़े कानून होने के बावजूद भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हो पा रही हैं, ना ही सरकार उसे सुरक्षित कर पा रही है। कोर्ट में जाती है महिलाएं, न्याय के लिए भटकते जाती हैं, लास्ट तक उनको हार मानना पड़ता है। क्या कानून व्यवस्था सरकार के लिए एक चुनौती बन गई है? सबसे पहले तो नमस्कार, जोहार, प्रणाम। और आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप विद्वान पत्रकार हैं, बहुत अच्छे प्रश्नों के द्वारा जनहित से संबंधित सारे विषयों को हमें देख पा रहे हैं कि आप उसको उठा रहे हैं। इसका एक प्रभाव भी पड़ा है और जिन प्रश्नों का उत्तर आप हमसे खोजना चाह रहे हैं, मैं उसे आपके पास लेकर पहुंचता हूं। आप स्वयं एक पत्रकार हैं और जिन मातृशक्ति महिलाओं के बारे में आपने बात कही है, किसी भी सब समाज में एक भी महिलाओं के ऊपर अत्याचार होना उसकी सभ्यता पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। आप स्वयं पत्रकार हैं, इसका उत्तरदायित्व कौन लेगा? मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ, आप मुझे बताएं। उत्तरदायित्व तो सरकार की है। अगर सरकार बनाती है, जनता उसे वोट देती है तो उनका सुरक्षा को लेकर के वोट देती है, विकास के लिए वोट देती है। अगर वो सूझ जाए, क्योंकि कानून उनके हाथ में होता है, जनता के हाथ में वोट देना होता है, कानून उनके हाथ में है। कानून के जरिए दोषीवारों को कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए ताकि जनता सुरक्षित हो सके। आप स्वयं एक विद्वान पत्रकार हैं, हमसे प्रश्न कर रहे हैं। मैं ये प्रश्न इसलिए आपसे पूछना चाह रहा था कि जिसके पास मत के द्वारा जिन्हें यह पावर प्राप्त है, अर्थात भारत के संविधान में भारत के सम्मानित नागरिकों को मत देने का अधिकार है, जैसे ही वो मत दे देते हैं किसी पार्टी के पक्ष में और उनकी सरकार या उन विधायक चुने जाते हैं, तब नागरिक उन्हें अपने ऊपर शासन करने का अधिकार दे देते हैं। उसके बदले में करना क्या पड़ता है? उसका उत्तरदायित्व होता है कि हर एक नागरिक अपने पूरे जीवन को पूरी गरिमा के साथ जीवन जीने का वह गारंटी लेते हैं। लेकिन जो जीत के गए, जिन्होंने सरकार बनाई इस राज्य में, आपने पिछले 5 वर्षों का शासनकाल को देखा है कि झारखंड की सरकार का लॉ एंड ऑर्डर को आप देखेंगे, उसकी समीक्षा करेंगे, उसकी मूल्यांकन करेंगे, कोर्ट की ऑब्जर्वेशन को देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइन है अगर उसको देखेंगे तो आप पाएंगे कि सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर को जो मेंटेन करना रहता है, उस लॉ एंड ऑर्डर को भी मेंटेन करने में पूरी तरह से फेलियर रहा है। ऐसा कंडीशन उत्पन्न हो चुका है कि कहीं ऑनरेबल हाई कोर्ट को ये टिप्पणी ना करना पड़े कि राज्य सरकार को हम डिसॉल्व कर दें। तो इस प्रकार की परिस्थितियां हैं। जिन्हें उत्तरदायित्व लेना था, उन्होंने क्या किया? घूसखोरी, अत्याचार को बढ़ावा दिया। हमारे बगल में और मांझी थाना है, आप इसका पता एज ए जर्नलिस्ट, एज ए विद्वान पत्रकार आप इसका अनुसंधान कर सकते हैं कि इन 5 वर्षों में ये थाना के जो भी प्रभारी आए हैं, कितना लाख रुपया में पैसा देकर आए हैं। जब वो टेंडर प्रक्रिया से कोई थाना प्रभारी डिपूट होगा तो क्या करेगा? हमारे आम नागरिक, जो कि आप जानते हैं कि झारखंड के लोग बहुत ही सामान्यतः मोरली बहुत हाई होते हैं और इस तरह के प्रोटेस्ट को नहीं करते हैं। उसका फ़ायदा उठाकर सरकार, यहाँ का प्रशासन उनका लगातार शोषण करती रहती है। इसका एक उदाहरण के रूप में आप वरमांझी थाना का आकलन कर लेंगे तो आपको पूरा का पूरा स्क्रीन आपके सामने उपस्थित होगा और आप देख पाएंगे कि सरकार की क्या भूमिका है और इन अत्याचार के पीछे सरकार का कितना बड़ा रोल है। नहीं, लगातार महिलाओं का शिकायत रहती है कि उनके साथ जब अत्याचार होता है या कुछ अभद्र व्यवहार किया जाता है तो थाने पहुंचते हैं, वहां पर उन्हें FIR नहीं लिखा जाता है, उन तड़काते जाते हैं। तो क्या कानून उनको सुरक्षा देने में अक्षम है या फिर कहीं कुछ चूक हो रही है? जिनके पास कानून का अनुपालन करने की शक्ति है और जिनके द्वारा थाना प्रभारी SP को शक्ति दी जाती है, अर्थात स्टेट दिया जाता है, सरकार उसको शक्ति देती है। इस शक्ति का एक्सरसाइज एज पर लॉ के अनुसार पदाधिकारी करते हैं। आप जानते हैं कि सारी व्यवस्थाएं वो एक संवैधानिक व्यवस्था है और संवैधानिक व्यवस्था होने के कारण वह उसको चलाने के लिए एक
लिविंग चीज़ का ज़रूरत होता है। किसी थाना प्रभारी एक लिविंग पोजीशन में आते हैं और उसको चलाते हैं। जब सरकार के द्वारा ही एक थाना प्रभारी, एक बीडीओ, एक सीओ, एक एसपी, डीसी को जब वो पैसा के साथ उसको पोस्टिंग करेंगे, उसको राइट देंगे और जो हमारे संविधान में यहाँ के नागरिकों का अधिकार प्राप्त है और जो उन्हें वो पोस्टिंग कर रहा है, किसके लिए काम करेंगे? जिसके लिए पैसा दे के आए हैं। सबसे पहले वह जिस कॉन्ट्रैक्ट के लिए जिस पैसा देकर वहाँ पर पोस्टिंग पाते हैं, सबसे पहले उसकी उगाही करते हैं। उनके लिए प्रायोरिटी नहीं है कि किसी महिला, यहाँ की माताएं, बहनें, यहाँ के स्टूडेंट का इज्जत चली जाए, उनका सम्मान चला जाए। उनका पहला प्रायोरिटी होता है कि उन्होंने जितना पैसा देकर थाना में अपना पोस्टिंग पाया है, एसपी के रूप में अपना पोस्टिंग पाया है, या जिस सरकार के अधिकारी के रूप में सीओ बीडीओ के रूप में अपना पोस्टिंग पाया है, उससे उस उगाही करके वो अपना वसूली करके उसका भरपाई करते हैं। आज के प्रभात खबर ने आपने देखा होगा, उन्होंने बड़ी खबर छपी है जिसमें लिखा है कि कैसे एक सीओ ने कितना करोड़ रुपया ले रहा है और उस पूरा पैसा को गिनती के लिए एक आदमी रखा हुआ है और उस आदमी के द्वारा वो पैसा का गिना जा रहा है। और इस झारखंड का आप जानते हैं कि इस छोटा नागपुर क्षेत्र में CNT छोटा नागपुरी काश्तकारी अधिनियम 1908 लागू है। उसके प्रावधान बहुत सख्त है। गैर आदिवासी और आदिवासी के बीच में ज़मीन का ट्रांसफ़र नहीं होता है, लेकिन आदिवासी ज़मीन को किस तरह से नीलामी का माध्यम बनाकर, कागज़ बना करके बेचा जा रहा है, इसको कौन करा रहा है? प्रायोजित है और आयोजित भी है सरकार के द्वारा। पैसा जब आपको अधिकारी जब देता है और पैसा को गहे, आप देखे होंगे कि 3.5 करोड़ रुपया में कैसे नीलामी का कागज़ बना करके, एक मैं उदाहरण सिर्फ बता रहा हूँ कि 3.5 करोड़ रुपया में कैसे एक आदिवासी के व्यक्ति का ज़मीन को CNT कानून के रहते हुए और राज्य में माननीय मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय हेमंत सोरेन जी के रहते हुए और रांची में जामा बस्ती के ज़मीन को बेचा जा रहा है। आपने काश्तकारी अधिनियम 1908 की बात कही, जो झारखंड आदिवासियों का बहुल क्षेत्र माना जाता है। CNT एक्ट लागू होने के बावजूद भी हेमंत सोरेन कहते हैं कि हम आदिवासियों को हित करते हैं, हित के लिए बने हुए हैं और आदिवासियों के अधिकार के लिए हम मुख्यमंत्री बने, लेकिन उनका अधिकारों का लगातार हनन हो रहा है। आदिवासियों का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है, फिर भी आज वो अपना अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। तो क्या एक किसको दोषी माना जाए? हेमंत सोरेन को दोषी माना जाए या फिर आदिवासी को खुद दोषी माना जाए? देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप किसी समुदाय को दोषी नहीं मान सकते हैं। उनके पास बहुत लिमिट, वोट देने के बाद उनके पास लिमिट राइट होते हैं, वह रिकॉल नहीं कर सकता है। अपनी आवाज़ जो सभी यहाँ के लोग, गरीब गुरबा, किसी तरह से अपना रोजी रोटी चलाकर अपना जीवन यापन और अपने बच्चे को पढ़ाकर अपने नेक्स्ट जनरेशन को सुरक्षित करता है। वोट देने के साथ उसके साथ बहुत सारे उम्मीद जोड़े पाले रहता है और इस उम्मीद से रहता है कि जब ये सरकार आएगी तो हमारा उदय और उत्थान होगा। परंतु इस उम्मीद के साथ हेमंत सोरेन जी को विशेष करके यहाँ के हमारे आदरणीय आदिवासी समुदाय ने समर्थन दिया था, उसका पूरी तरह से उन्होंने उस समर्थन को उन्होंने बेच दिया। और उनके साथ सबसे अधिक आज की सरकार में पीड़ित कौन है? आप नित्य अपने अखबार को आप उठाकर देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक चैनल हो या प्रिंट मीडिया हो या बड़े बड़े अखबार के माध्यम से आप उसको देख सकते हैं, कोर्ट की टिप्पणी को पढ़ सकते हैं, या आप परमांजी के क्षेत्र में बैठे हैं, यहाँ के बगल में एक गांव चले जाएं और किसी मेरे जनजातीय भाई के घर में आप चले जाएं और उसका जीवन स्तर को आप देख लें तो पता चलेगा कि इन्होंने कहा था क्या और क्या आपने हमारे विद्यार्थी भाइयों का और जिन अभ्यर्थियों का जिन्होंने सालों से तपस्या और त्याग करते हैं और एक तैयारी करते हैं कि हमें कुछ नौकरी मिलेगी और बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में पढ़ाई करते हैं। क्योंकि मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ और BCS की तैयारी करता रहा हूँ और 10 वर्षों तक लाइब्रेरी में पढ़ करके काठ की कुर्सी में यहाँ पर आपके सामने आज मैं बोल रहा हूँ। उनकी दुख तकलीफ को मैं स्वयं एक विद्यार्थी के रूप में अनुभव किया हूँ। आज देख पा रहे हैं कि कितना उनमें आक्रोश है। लास्ट सवाल हम एक आपसे करेंगे कि झारखंड में धर्मांतरण काफ़ी जोरों पर है। कितना धर्मांतरण झारखंड के विकास के लिए कितना नुकसानदेह है या फिर कठिनाई आने वाला समय में झारखंड वासियों को होने वाला है?
देखिए, धर्मांतरण एक बहुत बड़ी समस्या है। आप एक पेड़ यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, अब उस पेड़ का एक स्वरूप है, हरा है, उसमें फल लगे हैं, उसकी पत्तियाँ हैं। अब उसको आप उसका जो नेचुरल फॉर्म है उसको आप बदल देंगे, उस हरा की जगह लाल कर देंगे, तो उस पेड़ का स्वरूप कैसा होगा? ठीक उसी प्रकार इस राज का स्वरूप एक नेचुरल स्वरूप है, जिसको इस राज का रूपांतरण करने के लिए इस तरह का कुत्सित कार्य किया जा रहा है, जो इस राज के लिए और एक सब समाज के लिए बहुत ही अनुचित है और अत्याचार करने जैसा है। यहाँ का नेचुरल जो एक विहंगम दृश्य है उसको बिगाड़ने का लगातार एक संगठनात्मक रूप से सुनियोजित रूप से कार्य किया जा रहा है। लास्ट सवाल हम आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछेंगे, यदि झारखंड में बीजेपी का सरकार बनती है तो धर्मांतरण के ऊपर क्या कड़े कानून बनाए जाएंगे? आपको ज्ञात होगा कि हमारे पूर्व माननीय मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी के द्वारा धर्मांतरण, जैसा कि आपको एक दृष्टांत देकर हमने समझाया, एक पेड़ आपको दिखाई दे रहा है, उसका एक स्ट्रक्चर है, नेचुरल स्ट्रक्चर है। जब उसको हम आर्टिफिशियल कर देंगे, उसको परिवर्तन कर देंगे, तो उसका कितना प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इस भाव को समझते हुए आदरणीय रघुवर दास जी ने धर्मांतरण के विरोध में उसको रोकने के लिए एक सशक्त कानून बनाया था, और उस कानून का दुर्भाग्यवश सरकार चली गई और उस कानून का अनुपालन नहीं होने के कारण निरंतर धर्मांतरण का जो कार्य है अवैध रूप से चलाया जा रहा है, ताकि एक आर्टिफिशियल इस राज को लुक दिया जा सके। और जब आर्टिफिशियल एक लुक आ जाएगा तो यहाँ का जो शांति व्यवस्था एक नेचुरल तरीके से चलता रहता है वह बाधित होगा, और ये राज अपने जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया था उस उद्देश्य को प्राप्त करने में बहुत पीछे हो जाएगा, और उसका फलाफल हम जैसे नागरिकों को ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मांग करता हूँ, पुरजोर मांग करता हूँ कि धर्मांतरण के विषय में सशक्त कानून बनना चाहिए और हर हाल में रोका जाना चाहिए। सरकार बना रहे कि नहीं? निश्चित रूप से बन रही है सरकार, निश्चित रूप से बिना किसी संदेह का ये सरकार बन रही है, और इस राज्य के सम्मानित जनता अपने अधिकार का प्रयोग करना जानती है, और वो जान चुकी है कि हमारे अधिकार को किस तरह से लूटा गया है, और अब वे ठकाने वाले नहीं हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो सबके लिए विकास की काम करती है, सबके उदय उत्थान और समृद्धि के लिए काम करती है, और एक सशक्त सरकार झारखंड में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की बनेगी, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं। परिचय दीजिए। मेरा नाम नरेंद्र है, मैं भारतीय जनता पार्टी का रांची ग्रामीण का महामंत्री हूँ।